हमास जैसे हमले की थी साजिश, भारत पर मंडराता एक और बड़ा खतरा हुआ बेनकाब। कश्मीर से दिल्ली तक फैला आतंकी नेटवर्क, एनआईए की गिरफ्त में आया तकनीकी मास्टरमाइंड दानिश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की सबसे बड़ी और चिंता बढ़ाने वाली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां लाल किले में हुए आत्मघाती बम विस्फोट मामले में एनआईए ने एक और कश्मीरी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत से ही यह मामला जितना गंभीर दिख रहा था, अब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक पहलू सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरे मॉड्यूल की एक एक तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है, जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अब पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल हमास जैसे हमलों की तैयारी में था। ड्रोन से बम गिराने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सीरियल धमाके करने और छोटे रॉकेट तक बनाने की साजिश रची जा रही थी। इसी कड़ी में एनआईए ने जसीर बिलाल वानी यानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इस पूरे मॉड्यूल का तकनीकी दिमाग बताया जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दानिश सिर्फ एक सदस्य नहीं था, बल्कि उमर का बेहद करीबी माना जा रहा है, जो इस मॉड्यूल का प्रमुख मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि दानिश ने न सिर्फ ड्रोन को मॉडिफाई करने से मदद की है, बल्कि छोटे रॉकेट तैयार करने में भी तकनीकी सहायता दी है। ये मॉड्यूल सीरिया, इराक, इजराइल और अफगानिस्तान में हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों की ओर से अपनाए जाने वाले मॉडल की तर्ज पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से बम गिराने की योजना बना रहा था। यानी ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। और इतना ही नहीं, पहले जिस आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया गया था, उसकी I-20 कार भी लाल किले हमले में इस्तेमाल हुई थी। अब एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि विस्फोट स्थल पर जो जूता मिला, क्या उसमें भी विस्फोटक था, क्योंकि एजेंसी को जूता बम की आशंका है। और इसी वजह से मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था, जो अगर पूरी तरह सफल होता तो इसकी तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दानिश की गिरफ्तारी ने जांच को एक नई दिशा दे दी है, क्योंकि वो तकनीकी रूप से दक्ष था और ड्रोन और रॉकेट जैसी उपकरणों को मॉडिफाई करने में अहम भूमिका निभा रहा था। इससे साफ है कि ये सिर्फ हथियार उपलब्ध कराने या ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं थी, बल्कि ये मॉड्यूल खुद ही ऐसे उपकरण बना रहा था जिन्हें सीरियल धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। ये बिल्कुल उसी तरह का मॉड्यूल था जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन अपनाते हैं। और अब जब एनआईए इस पूरे मामले की गहराई में उतर चुकी है, एक नई गिरफ्तारी और हर नया खुलासा इस साजिश की भयावहता को और ज्यादा स्पष्ट कर रहा है। हाँ, और इस पूरे मामले में जो जूता बम की बात सामने आ रही है, वो भी जांच को एक बेहद खतरनाक दिशा में ले जा रही है। विस्फोट स्थल पर मिला वो जूता एनआईए के शक को और बढ़ा रहा है कि कहीं ये मॉड्यूल एक साथ कई तरह के विस्फोटक तरीकों का प्रयोग तो नहीं कर रहा था। एक तरफ ड्रोन से हमला, दूसरी तरफ छोटे रॉकेट और तीसरी तरफ ऐसे उपकरण जिन्हें भीड़ में आसानी से ले जाया जा सके। ये सब मिलकर इस पूरी साजिश को बेहद खतरनाक बनाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि दानिश की गिरफ्तारी के बाद अब मॉड्यूल की तकनीकी क्षमताओं के बारे में कई नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पहले ही आमिर रशीद अली की गिरफ्तारी और उसकी कार का हमले में उपयोग बड़ा खुलासा था, और अब दानिश की भूमिका सामने आने के बाद जांच और तेज हो गई है। एनआईए लगातार इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने और इसके पीछे छुपे हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो जानकारी अब तक मिली है वो बताती है कि ये मामला किसी साधारण आतंकी घटना से नहीं, ज्यादा बड़ा और सुनियोजित था। अब जब दानिश की गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि उसने ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाने के लिए जो तकनीकी मदद दी, वो कितने स्तर तक की थी। एनआईए समझने की कोशिश कर रही है कि ड्रोन को किस तरह मॉडिफाई किया गया था और उन्हें किस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उड़ाकर बम गिराने की योजना बनाई गई थी। ये भी जांच का हिस्सा है कि दानिश और उमर के बीच किस तरह की बातचीत होती थी और दोनों मिलकर किस तरीके से इस साजिश को आगे बढ़ा रहे थे। लाल किले जैसे ऐतिहासिक और हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह के हमले का निशाना बना, ये बताने के लिए काफी है कि मॉड्यूल की साजिश कितनी गहरी और खतरनाक थी।
एनआईए के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मॉड्यूल के बाकी सदस्य कौन कौन हैं और उनका दानिश और उमर से क्या संबंध है। आमिर रशीद अली की गिरफ्तारी और उसकी i20 कार का इस्तेमाल होना, फिर दानिश का ड्रोन और रॉकेट बनाने में शामिल होना, इन सब के आधार पर एनआईए इस पूरे नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी है कि तकनीकी उपकरण, ड्रोन और विस्फोटक सामग्री उन्हें कहां से मिल रही थी और क्या इसके पीछे एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद था। हर नई गिरफ्तारी से ये साफ हो रहा है कि ये मॉड्यूल काफी समय से सक्रिय था और अपने प्लान को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। इस बीच जूता बम के शक ने जांच को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। एनआईए विस्फोटक स्थल पर मिले उस जूते की गहराई से जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि उसमें किस तरह का विस्फोटक हो सकता था और क्या इसे किसी दूसरे हमले में भी इस्तेमाल किया जाना था। अगर ये शक सही साबित होता है तो ये मॉड्यूल एक ही समय में कई तरीकों से हमला करने की योजना बना रहा था। ये उन खतरनाक रणनीतियों से मेल खाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अपनाते हैं, जहां एक साथ अनेक प्रकार के विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। इस पूरी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि इस मॉड्यूल की गतिविधियां श्रीनगर और दिल्ली के बीच किस तरह से संचालित हो रही थी। दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया जबकि हमला दिल्ली में हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मॉड्यूल कई जगहों पर फैला हुआ था और अपनी गतिविधियों को बेहद गुप्त तरीके से चला रहा था। ये भी जांच में देखा जा रहा है कि क्या इन लोगों ने दिल्ली में किसी स्थानीय मदद का इस्तेमाल किया था या वो पूरी तरह अपने बल पर काम कर रहे थे। ऐसे सवालों के जवाब ही साजिश की पूरी तस्वीर सामने लाएंगे। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले करने की योजना इस बात को भी दिखाती है कि मॉड्यूल सिर्फ एक सामान्य धमाका करने की कोशिश में नहीं था। ड्रोन जैसे उपकरणों को हथियार में बदलना किसी साधारण मॉड्यूल की क्षमता नहीं होती। यह उच्च स्तर की तकनीकी समझ और तैयारियों की मांग करता है। दानिश की भूमिका सामने आने के बाद अब जांच ये भी समझना चाहती है कि उसने ये तकनीकी ज्ञान कहां से हासिल किया और क्या इसके पीछे कोई और व्यक्ति या संगठन शामिल था या फिर नहीं। और अंत में जिस तरह एनआईए इस मामले को एक एक करके गहराई से सुलझा रही है, उससे ये उम्मीद बनी हुई है कि जल्द इस पूरे मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो सिर्फ शुरुआत है। दानिश की गिरफ्तारी से जांच को एक नया एंगल मिला है और अब एजेंसी इसी आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये पूरा मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां हर संभावना को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं ताकि ऐसी किसी भी भविष्य की साजिश को रोका जा सके। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आगे एजेंसियों की क्या-क्या रिपोर्ट सामने आती है और क्या-क्या बड़े खुलासे होते हैं और किस-किस जगहों पे नेटवर्क के बड़े-बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन सबकी नजरें बनी हुई है इस खबर पर, आखिर क्या होता है और किसका हाथ इसमें सामने आता है। क्या पाक का इसमें हाथ है या फिर कोई और देश या फिर कोई और मुल्क भी इसमें शामिल है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।